यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें हम लोग ऑलरेडी कोड को समझ चुके हैं और सिविल को समझ चुके हैं, ठीक है। आज जो बेसिक हम बात करेंगे वो करेंगे यूनिफॉर्म के बारे में कि यूनिफॉर्म वाला हिस्सा है ये क्या है। यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे और फिर इससे आगे भी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदू कोड बिल तक भी आज जाएं कि हिंदू कोड बिल कहाँ है, कैसे है, क्या क्या उसमें शुरुआत हुई, उस बात को लेकर चलेंगे। अब ये बताओ पहले तो, ये जो शब्द है यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी? इक्वालिटी के लिए। और इक्वालिटी में हम एक बात समझ सकते हैं, देखो जैसे ये डिपेंड करता है देशों के ऊपर, जो देश होते हैं, जो राज्य होते हैं उनके ऊपर। और राज्य कोशिश करता है कि हर स्तर पर हम इक्वालिटी मेंटेन कर सकें, इक्वालिटी को हावी कर सकें, बना सकें, बरकरार रख सकें, ये हम कोशिश करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूनिफॉर्म से इक्वालिटी कैसे आ सकती है? इंडिया में आप यूनिफॉर्म से इक्वालिटी कैसे लेके आओगे, तो बताएगा? सबके लिए सेम रूल हो। अच्छा, आपकी क्लास उस वाले रूम में है, कोई नहीं, सबके, ठीक है। सर मेनली तो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा ना। नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा। और देखो असल में जो यूनिफॉर्म की बात की गई है वो की गई है इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ऐसे जैसे कि मान लो आप स्कूल में गए, ठीक है, किसमें, किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस ना हो। या फिर देखो जब मान लो आप नॉर्मली स्कूल में एडमिशन लेते हो, ठीक है, और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में ये तो लाजमी है कि स्कूल में गरीब बच्चे भी होंगे और अमीर बच्चे भी होंगे। और अगर अमीर बच्चा है तो वो तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेगा, वो तो अमीर। और बच्चों में तो होता है कि दिखावा है ही है, ठीक है। हमारे यहाँ में कुछ बच्चे आते हैं तो दिखावा करते ही हैं, ठीक। तो दिखावा तो एक इंसान की खूबी रहती है कभी कभी। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो गरीब बच्चा है वो क्या करेगा, उस पर उतने अच्छे कपड़े ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में बचपन से एक भेदभाव आ जाएगा और बचपन से शायद वो एक दूसरे से नफरत भी करने लग जाएं। और जो अच्छे कपड़े पहनने वाला है वो जो दोस्ती करेगा वो अच्छे कपड़े पहनने वालों से ही करेगा, गंदे के पास जाएगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, इनइक्वालिटी की भावना को पैदा करेगा अंदर से, ठीक। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि भाई हम क्यों ऐसा करें, तो इसलिए एक यूनिफॉर्म बना दो स्कूल लेवल पे कि जब तक आप स्कूल में पढ़ोगे, आपको मान लो ने कह दिया भाई वाइट शर्ट बना दी या ब्लू शर्ट कर दी कि आपको यही पहननी है। अब अमीर बच्चा होगा, मान लो उस पर रोज़ के लिए एक शर्ट हो वाइट, यानी कि 6 दिन स्कूल चलता है, 6 शर्ट उसके पास होने तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तो वाइट ही, भाई वाइट ही होगी। गरीब के पास में 2 हो या 1 हो, उसे रोज़ धुल के पहने, लेकिन पहन तो वाइट ही रहा है। और उसके वाइट कपड़ों से ये तो पता नहीं लग सकता कि अमीर है गरीब है। जैसे कुछ कंट्रीज़ है, लाइक अमेरिका डेवलप कंट्री है, अमेरिका ने सिस्टम ख़त्म कर दिया। अमेरिका बोला भाई हम तो डेवलप हो चुके हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं इतनी ज़्यादा। अमेरिका ने बोला कि हम तोड़ देते इस भावना को, और जिसको जैसे स्कूल माना है आओ, जो कपड़े पहनने पहनो। अब उन्होंने बात तो कह दी कि जो कपड़े पहनने पहनो, जैसे स्कूल माना है आओ, लेकिन इस बात का सार क्या निकला? इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि भाई अमेरिका वाले चाहते हैं कि कोई बच्चा किसी चीज़ में बंदिश में ना रहे, उसको लिबर्टी पूर्ण रूप से मिले, शुरुआत से मिले, उसके हक जो होने चाहिए वो शुरुआत से मिले, उसके हकों को रोका ना जा सके। और किसी इंसान का कपड़े पहनना भी एक हक हो सकता है ना, कि वो किस प्रकार के कपड़े पहने, किस प्रकार के ना पहने। इसको लेकर के अमेरिका में एक बार बड़ी डिबेट भी हुई थी। और डिबेट किस बात पर हुई थी, कोई स्टूडेंट थी, वो फीमेल स्टूडेंट थी, और वो ऐसे कपड़े पहन के स्कूल में चली गई जो होते हैं बड़े भड़काऊ कपड़े होते हैं, यानी उसके अंग प्रदर्शन हद से ज़्यादा हो रहे थे। तो इस बात को लेकर के डिबेट हुई और उसने बोला कि भाई आपने कहा है कि हमें आज़ादी है कि हम किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। तो स्कूल प्रशासन ने एक बात बोली कि भाई आपको आज़ादी है, लेकिन आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जिससे किसी प्रकार की उत्तेजात्मकता बढ़े किसी और की, मतलब एक प्रकार से सेक्सुअलिटी बढ़े, एक प्रकार से वो उसके तरफ एडिक्टेड हो जाए, बढ़े उसकी तरफ, अट्रैक्शन बढ़े, ऐसे कपड़े आप नहीं पहन सकते। तो इस बात को लेकर धीरे धीरे लॉ में रिफॉर्म्स किए गए,
तो काम चलता रहा। और यानी कि सीधी सीधी बात बोलें तो इंडिया के हिसाब से क्या है कि बच्चों में अमीरी और गरीबी का जो भाव झलकेगा उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में मर्जी दे दी भाई पहनो। और इस बात के कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर यूनिफॉर्म की बात कही जाए तो इस बात के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि कहीं मान लो मेला लगा है, भीड़ लगी है, कुछ भी है, या कोई बच्चा गुम हो जाए तो उस बच्चे की यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं कि अब ये बच्चा स्कूल का है, ठीक है। और स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें शर्ट है, टाई पे कभी कभी स्कूल का लोगो भी होता है, उसका नाम होता है, बेल्ट होती है उस पर भी होता है, आईडी कार्ड होता है, स्वेटर या कोट होता है उसके ऊपर भी होता है, मतलब मैक्सिमम चीज़ों पे लोगो होता है। या सरकारी स्कूलों में लोगो नहीं भी हो तो उसके बाद में उसके आईडी कार्ड तो है, या फिर स्कूल की यूनिफॉर्म से वहाँ के आसपास के रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये बच्चा उस स्कूल का हो, क्योंकि उस स्कूल में ऐसी यूनिफॉर्म चलती है। तो एक तो उसकी जो गुमशुदगी है, अगर वो गुमशुदा हो जाए बच्चा और मान लो किसी को मिल जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। एक ये इसका लाभ भी है। एक है यानी कि किसी को एकदम एक जैसा नहीं कर देना है, ठीक है। एक जैसा कर देने का मतलब कैसे है यहाँ पे कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप सबको एक जैसा बना दो कि भाई हमने डिसाइड कर लिया कि कोई बच्चा कैसा भी हो, अगर किसी बच्चे को पैंट पहनानी है तो पैंट का साइज़ कम से कम 6 फीट का होगा, ऐसा हमने सोच लिया कि यूनिफॉर्म हम ऐसे ही बनाएंगे। अब एक 6 फीट वाले इंसान ने पहनी तो उसको तो फिट आ गई वो, लेकिन उसे छोटे वाले ने 4 फीट वाले ने पहनी तो उसके लिए इतनी लंबी होगी वो पोंछा लगाता हुआ चल रहा है। और 6 फीट से ऊपर होगा उसके लिए क्या पता वो पैंट कैपरी बन जाए तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि अपने हिसाब से वो उस यूनिफॉर्म को पहन सकता है, अपने हिसाब से उसको बनवा सकता है, एकदम यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। यानी कि समाज में एक समानता लाने के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करनी चाहिए, उतनी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब इसके 4 अलग अलग टाइप हो सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी जो है इसके 4 अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं, यानी विकल्प भी कह सकते हैं इनको कि विकल्प होंगे इसके 4 अलग अलग। और इसके विकल्प क्या है कि एक तो हम कह सकते हैं इसमें अलग अलग कानून चले। अब अलग अलग कानून का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान अलग अलग टाइप का कानून बनाए, डिफरेंट टाइप्स के लॉ हों भाई, यानी कि धर्मों के हिसाब से, ठीक है। अगर हम इसको अब सोसाइटी में लेकर के आएँ तो धर्म या सोसाइटी या उस समूह में रहने वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से उनके कानून चलते रहे, मेंटेन होते रहे, या तो ये इसमें हो सकता है संभव, ठीक है। और उनकी जो मान्यता है वो भी अलग अलग हो सकती है, ये भी संभव है, पूरी तरह लाजमी है। एक ऑप्शन इसमें आ सकता है यानी कि उनकी जो मान्यता है, भावनाएं हैं, वो भी अलग हो सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक इसमें आप सोच सकते हो कि जैसे एक होता है हिस्सा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि हम मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं। हम इसमें इसकी अगर बात कर लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो ये बना दें। अब ये बनाने का मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट वाला जो अलग वाला हिस्सा है, अलग में यहाँ पे क्या है कि जैसे आप भेदभाव की बात कर रहे हो कि किसी प्रकार का अलग होने से मतलब भेदभाव क्रिएट ना हो, अलग भेदभाव ना हो किसी से, आप इसको ऐसे कह सकते हो, भेदभाव की भावना ना आए कि आपने अलग तो किया उसको, लेकिन अलग करने का मतलब जैसे मैंने बताया ना स्कूल वाला कि अमीरी गरीबी का भेदभाव उत्पन्न हो गया, वो ना आए इसके अंदर किसी भी रूप में, ठीक है। बहुत भेदभाव की बात है। फर्स्ट वाले में अलग अलग कानून के हिसाब से चले। जैसे क्या होता है कि मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, और एक कहता है, मतलब एक इंसान की एक सोसाइटी है और वो कहता है कि भाई मैं गणेश की पूजा करूँगा या मैं राम की पूजा करूँगा, ठीक है। दूसरा कहता है मैं कृष्ण की पूजा करूँगा, और वो कुछ लोग कृष्ण की तरीके से अपनी धार्मिक संस्थाओं को मानते हैं, कुछ लोग राम के तरीके से अपनी धार्मिक संस्थाओं को मानते हैं। डिफरेंट तो है ही ना दोनों की उसमें पूजा पाठ में, लेकिन कुल मिलाकर के वो अलग अलग होते हुए भी एक है तो एक ही कि मानते ईश्वर को रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग भाव, अलग अलग कानून पर चलने के हिसाब से कि भाई कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो अयोध्या में जाकर ही निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम तो वृंदावन में जाकर ही निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो ईश्वर को ना माने बिना ही निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। जैसे हिंदू के कानून अलग हो गए, मुस्लिम के कानून अलग हो गए, अलग अलग चलेंगे, लेकिन उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि किसी को उसमें तकलीफ ना हो, भेदभाव ना हो किसी के साथ में। इस प्रकार की बात इसमें है।
अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, इसमें क्या होता है, उदाहरण के तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बना दें, ठीक। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा सुना है आपने एरिया, हरियाणा में क्या चलता है, गोत्र की बड़ी व्यवस्था चलती है हरियाणा में। हरियाणा में एक गोत्र का अगर कोई लड़का लड़की है तो उन्हें भाई बहन घोषित कर दिया जाता है, उनमें शादी नहीं हो सकती। और हरियाणा में इतना तक चलता था पहले तो, जैसे कि मतलब लड़का है लड़की है तो लड़की के माता पिता का गोत्र और लड़के के माता पिता का गोत्र, साथ में जो लड़का लड़की के दादा दादी हैं उनका गोत्र और नाना नानी का भी गोत्र, और साथ में जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका भी गोत्र। अगर ये सब सेम निकला तो शादी नहीं होगी, फिर उनको भाई बहन मान लिया जाएगा। अब थोड़ा सा कम कर दिया गया है, अब इतना कर दिया गया कि दादा दादी और परदादा दादी का और नाना नानी का गोत्र ही मैच करते हैं। पड़ोसियों का सिस्टम वहाँ थोड़ा सा ख़त्म कर दिया है। हाँ, ऐसा मान्यता हरियाणा में ही है बस ज़्यादातर, ये हरियाणा, यहाँ भी थोड़े बहुत एरिया में जो हरियाणा के लोग यहाँ बसे हुए हैं उसमें थोड़े बहुत एरिया में है, क्योंकि गोत्र में कि सेम गोत्र में भाई बहन घोषित करते हैं, शादी नहीं होती, ठीक है। अब लव मैरिज करने वाला इंसान गोत्र देखता है, लव मैरिज करने वाला इंसान गोत्र देखता है। और देखो जो आपका ये है एरिया साउथ का एरिया, साउथ में केरल हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, तो उसमें क्या होता है कि मामा के परिवार में शादी होना लाजमी है। वो बाद में वो क्या बोलेंगे कि भाई जो हमारी प्रथा है उनको तो आपने ठेस पहुँचा दी, हमारे पर उनकी साउथ वाली जो प्रथा है महाराष्ट्र की, साउथ की, आंध्र प्रदेश में क्या है कि मामा के परिवार में शादी करना बड़ा ईजी है और वहाँ होती है शादी, ठीक है। उनमें कज़न भाई बहन में शादी होती है, हिंदू धर्म के रिवाज है ये। और जैसे मुस्लिमों में कहते हैं, मुस्लिम में क्या होता है कि अपने सगे भाई बहन को छोड़ करके आप किसी भी रिलेटिव में शादी कर सकते हैं। तो सभी में है, हिंदुओं में भी है और वो मुस्लिम में भी है, वो सबके अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से वो चलता है, ठीक है। और जैसे वो है आपका ये केरला में एक समुदाय है जिसे बोलते हैं आप नायर समुदाय, सुना है नायर, आपने सरनेम सुना होगा, नायर होता है बहुत से लोग। तो नायर में क्या होता है, मतलब इसमें भी इस तरह व्यवस्था चलती है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपने देखो पैट्रियाटिक सोसाइटी चलती है। पैट्रियाटिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पिता है, पिता की संपत्ति में अधिकार किसको मिल रहा है, पुत्र को मिल रहा है, ठीक है, और फिर उसका पुत्र हो तो उसको अधिकार मिल रहा है। लेकिन केरल में ये व्यवस्था बिल्कुल चेंज है। केरल का जो नायर समुदाय है वहाँ पर पिता और पुत्र का अधिकार ही नहीं होता प्रॉपर्टी में, वहाँ पर महिला होगी यानी कि माँ, और माँ की संपत्ति का अधिकार बेटी को मिलेगा और फिर उसकी बेटी को मिलेगा। और मेघालय में भी एक जाति है, इसका नाम है खासी जाति, खासी ट्राइब्स, उसमें भी यही तरीका चलता है। तो जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे कल्चर भी डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर के यूनिफॉर्मिटी में बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी को लेकर के एक बात और कह सकते हैं हम, फोर्थ पॉइंट में इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम यूसीसी डेवलप भी कर ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम डेवलप करें भी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डेवलप करने के बाद में भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट होमोजेनली रजिस्ट्रेशन, मतलब होमोजेनली होना चाहिए, एब्सोल्यूट होमोजेनली होना चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब हो गया कि भाई आपका जो परिवार है, जो वंश है, वो उसमें एकदम निष्पक्ष में होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और जैसे कि मान लो कोई इंसान शादी कर रहा है, हिंदू रीति रिवाज में किस पद्धति से शादी होती है पता है? जो तो आप शादी करते हो हिंदू रीति, 7 फेरे वाली जो शादी होती है, उस पद्धति का नाम क्या है? उसे कहते हैं सप्तपदी हिंदू विवाह। 7 फेरे से वो शादी होती है ना, तो कहते हैं सप्तपदी हिंदू विवाह। तो उसमें शादी होती है। तो इसके लिए ये जो इन सब यूनिफॉर्मिटी है, इन सब को क्रिएट करने के लिए, बचाने के लिए, बनाने के लिए एक कानून बनाया गया। इसको बोलते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाया गया और ये बनाया गया 1925 का। फोर्थ वाले में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एब्सोल्यूट होमोजेनली होना चाहिए। यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब है एकदम कि अपने ही घर का सदस्य होना चाहिए, उसी में समानता आएगी। और ये सब मतलब जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप कहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और सबकी मान्यता आप एक जैसी कर दो, ठीक है। जैसे मैंने इसलिए एग्जांपल पहले लिया वो केरल वाला, ठीक है, या फिर वो कि
अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति में शादी होना। ठीक, अब अगर आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति में शादी कर रहे हो, कुछ मान्यताओं के हिसाब से इलीगल है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में बैठे होगे, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने किसी परिवार के संबंधी से या किसी रिलेटिव की फैमिली में शादी कर रहे हो तो ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बदायूं। मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है, और याद आया उसकी आज बेटी का बर्थडे भी है, मेरे को विश करना था। तो उसके परिवार में जब उसकी शादी हो रही थी तो उसके लिए उसकी मामा की लड़की का रिश्ता आया। उसने खुद बताया, कह रहा हमारे मामा की लड़की का रिश्ता आया। हमने कहा ये कैसे संभव है? तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पे शादी हो जाती है ऐसे। ठीक, लेकिन जो रियल यहाँ के लोग हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो ऐसा करना चाहें तो आतंक नहीं फैल जाएगा? सर साउथ का ही होगा वो? नहीं, साउथ का नहीं है यहीं का, बेसिकली उत्तर प्रदेश का। उसकी पीढ़ियाँ उत्तर प्रदेश के बदायूं चली आ रही हैं, पीढ़ियाँ। ठीक, तो ये संभव है, ये चलता है। ठीक है, तो इस बात को लेके यही कि एब्सोल्यूट होमोजिनी में क्या करोगे, कोई ऑप्शन बचता है? बट इतना डिफरेंस कैसे, मतलब यहाँ तो वो चीज़ बिल्कुल ही इलीगल है, उधर देखो डिफरेंट ऐसे होता है कि इसको ऐसा समझते हैं, एक तरीका मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। मान लो कि हम 2 ट्राइब ले लेते हैं। एक ट्राइब ये हो गया और एक ट्राइब ये हो गया। ये 2 अलग अलग ट्राइब हैं। सपोज़ के हम मानते हैं कि इसमें 1000 लोग हैं, इसमें 1000 लोग हैं। ठीक है, अब इन ट्राइब में 1000 लोग हैं और बहुत मतलब 1000 लोगों का मतलब ये 1000 लोगों का समुदाय है एक। तो इसमें जो लोग रहेंगे ये अपने अपने नियम कानून चलाएंगे, बनाएंगे, यानी कि इनके नियम कानून इनमें ही पूरी तरह से लागू होंगे। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये ट्राइब है, मान लो एक एरिया है, ये झारखंड का ट्राइब है, सपोज़ ये झारखंड का ट्राइब है, और ये वाला आप मान लो कि ये महाराष्ट्र का ट्राइब है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, एरिया भी इनके अलग अलग हो गए, एक एरिया में है ही नहीं। अब हुआ क्या कि हम अब जो झारखंड वाले हैं इनका जो रिलीजन का तरीका होगा वो अलग होगा, धार्मिक प्रथाएं इनकी अलग अलग होंगी। जैसे वहाँ के कुछ लोगों में चलता है कि भाई नवरात्रों में जो देवी माँ को 9 के 9 दिन मटन का भोग लगना चाहिए, इस प्रकार की प्रथा वहाँ चलती हैं कुछ एरियाज़ में। ठीक है, और इनके जो रिलीजन होगा तो इनके जो कानून बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे, इनके कानून में बनेंगे अलग अलग। साथ में ये जो कानून को माना जाएगा यानी कि उसमें समानता होगी, वो काफ़ी इक्वल होंगे। ये लोग इस कानून को सभी फॉलो करेंगे, कोई एक भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हम इसको नहीं मानते। ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे फसल बड़ी अच्छी होती है, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ बड़ी अच्छी फसल होती है, और जब यहाँ फसल अच्छी होती है और ये लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं तो इनको जो खान पान है वो फसल से मिल जाता है अच्छा खासा, इन्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि पुरुष जो पशु है, जो एनिमल है, वो हमारे लिए एक भगवान देवता के रूप में है, क्योंकि हमें जैसे गोबर है, गोवर्धन दे रहा है, दूध दे रहा है, वो सब चीज़ दे रहा है वो हमें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बढ़िया है। तो इन्होंने कह दिया यहाँ पे कि नॉन वेज वाली एक्टिविटी जो है यहाँ पर, नॉन वेज वाली एक्टिविटी जो है बिल्कुल बैन कर दी उन्होंने, कि यहाँ पे एक्टिविटी है ही नहीं, ये आप कर ही नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, और अगर इधर वाले ट्राइब की बात करें तो इसके भी रिलीजन अपने अलग अलग होंगे, ये भी करेगा। साथ में इसके भी लोग अपने लिए अलग अलग होंगे, और इसमें भी ये लोग मानेंगे तो इक्वालिटी इनके अंदर है कि ये लोग इक्वली फॉलो करेंगे, इक्वली चलेंगे। लेकिन अब अगर मान लो कि यहाँ पर खेती की ज़मीन अच्छी नहीं हुई तो इनका जो प्रमुख आहार होगा, इंसान जीने के लिए कुछ भी करता है, प्रमुख आहार ही इनका नॉनवेज हो गया। और यहाँ क्या है कि यहाँ बोल दिया कि जो इंसान महीने में या हफ्ते में सबसे ज़्यादा जानवरों को मारेगा या नॉनवेज की व्यवस्था करेगा, उसे हम अपने समुदाय का सबसे हाईएस्ट अवार्ड देंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी। यानी कि यहाँ नॉनवेज खाना लीगल हो गया, ये कहते हैं नॉनवेज खूब खाओ। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब क्योंकि यहाँ खेती की ज़मीन नहीं है, यहाँ खेती की ज़मीन नहीं है, और मान लो कि इनमें विवाह की बात आए कि शादी करनी है, अब छोटी मोटी ज़मीन है। ठीक है, और ऐसे लोग मान लो ये वाले लोग जो हैं वो उसमें हैं, वॉर में, युद्ध में लड़ते हैं, वॉरियर है। ठीक है, और वॉरियर हैं तो ज़्यादातर युद्ध में लड़ने का जो अधिकार होता है वो पुरुषों का ही होता है। ठीक, और यहाँ पर इस वजह से जो महिला और पुरुष का जो सेक्स रेशो है वो बिगड़ गया, और बिगड़ा भी ऐसे कि ऐसे मान लो
कि 1000 फीमेल पे 800 मेल रह गए, ये सेक्स रेशियो हो गया। ठीक है, अब इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए अब मान लो सबने एक शादी की तो भी 200 महिलाएं तो बिना विवाहित के रह जाएंगी और उन्हें समाज में अच्छी नीयत से देखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि ठीक है, इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए एक पुरुष को छूट दे दी कि एक पुरुष जो यानी कि मेल है, या मेल लिख देता हूँ मैं इसको, एक मेल को बोल दिया कि वो 1+ फीमेल से शादी कर सकता है, ऐसा कर देंगे। तो यहाँ एक अलग प्रथा शुरू हो गई कि उन्हें किसी ने 2 से शादी की तो किसी ने 3 से शादी कर ली, जो जितनी झेल सके, जो जिनकी गाली जितनी सुन सके, जिसकी कैपेसिटी हो कर ले भाई, मना थोड़ी है। इधर वाले में यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई, सपोज़ यहाँ पे और भी खेती की ज़मीन तो है क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज बैन है, लेकिन क्या हुआ कि पहले ज़माने में जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते थे वो तो थे नहीं, तो एक इंसान के 10-12 बच्चे पैदा होते ही थे। अब किसी के पास में 1 एकड़ 2 एकड़ को ज़मीन हो तो आगे जाकर बढ़ जाएगी, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे और बढ़ जाएगी, फिर बच्चे पैदा होंगे और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उनको लगा ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, और बाद में कभी एक भविष्य में देखेंगे तो पता लगा ज़मीन इतनी सी आत्म आ रही है, ज़मीन बची नहीं हमारी। ठीक, तो ज़मीन नहीं बचेगी तो खेती क्या करोगे? अब इतनी सी ज़मीन में क्या एक आलू उगा खा लोगे? ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को लेकर के यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सिस्टम बनाया गया ऐसी जगह पे कि भाई यहाँ पर जितने ब्रदर्स होंगे, इसे बोलते हैं ऑल ब्रदर्स 1 वाइफ। सुनो पांडवों में वाला सिस्टम, ठीक है, पांडव वाला सिस्टम कि वो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी के 5 पांडव हैं। और ये जो प्रथा मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो प्रथा ये आज भी प्रैक्टिस में है इंडिया में, उत्तराखंड में। वहाँ पे एक डोडा ट्राइब है। उत्तराखंड में एक खस नाम का ट्राइब एरिया है, ठीक है, उसमें ये प्रथा आज भी चलती है। उसकी जगह का नाम है वो जोनास बाबर प्रगना बोलते हैं उसको, जगह का नाम जोनास बाबर प्रगना। वो जगह है जहाँ पे ट्राइब चलती है आज भी। यहाँ पर अगर किसी घर में 10 भाई हुए तो उसकी वाइफ एक ही होगी। अब जिससे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो, है बंटवारा नहीं होगा प्रॉपर्टी का, है। तमिलनाडु में भी हाँ डोडा ट्राइब है। हाँ, डोडा ट्राइब में भी यही चलता है। अब एक बात सोचो, जब इस प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ पर तो एक आदमी 3-4 औरतों से शादी कर रहा है, 2 नहीं 3 भी कर ले, 4 भी कर ले, उसकी मर्जी है। और यहाँ पर 10 आदमी एक औरत से शादी कर रहे हैं, या 5 आदमी या 3 आदमी। उत्तराखंड वाले तो अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं। हाँ, पांडवों का वंशज कहते हैं वो, कि हम तो पांडवों के वंशज हैं इसलिए चल रहा है। लेकिन उसके पीछे मूल कारण यही है। अब एक बात सोचो कि यहाँ वाला व्यक्ति अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, और यहाँ वाला व्यक्ति यहाँ आ जाए, ऐसा समझ लो, क्योंकि यहाँ वाला व्यक्ति जो था इसे आदत थी नॉनवेज खाने की, यहाँ आकर के एडजस्ट कर पाएगा ये? यहाँ नॉनवेज के नाम से काट डालेंगे इसे कि तेरी हिम्मत कैसे तूने हमारी धार्मिक प्रथा को ठेस पहुँचाई। ये यहाँ देखेगा यार एक ही वाइफ है, यहाँ तो हम 3 है, ये 4 है, जो भी है, तो ये क्रिटिज्म होगा कि नहीं होगा? सर इस हिसाब से तो फिर वर्ण व्यवस्था भी ठीक थी। वर्ण व्यवस्था अभी उस पर भी आएंगे। मतलब पहले, अब हाँ, तो नहीं है। अभी उस पर भी आएंगे। आज जो आपका ये मनुस्मृति, ठीक है, और ये क्या कहते हैं नारद स्मृति, इन सब की बात भी होगी। आज बहुत यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा मुद्दा कहा था ना मैंने। होने वाला मैटर है, फिर वहाँ दिक्कत आती थी लोगों को, इस वजह से अभी आएंगे, उसमें भी आएंगे, ठीक है। और हमारे देश में, हमारे देश की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के लॉ होते हैं। और लॉ की बात अगर करें तो लॉ का जो एक फॉर्म बनाया गया है, एक होता है जिसे बोलते हैं हम पर्सनल लॉ, ठीक है, पर्सनल लॉ, और एक होता है जिसको बोलते हैं लेक्स लेसाई। लेक्स लेसाई एक प्रकार का लैटिन वर्ड है, लेक्स लेसाई, और लैटिन वर्ड के साथ में इसको बल्कि लेक्स लोसाई होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में एल बोला जाता है, यूरोप में एल साइलेंट है, तो लेक्स ओसाई इसको बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे लेक्स लेसाई इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है, जो ये लेक्स का जो मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब भूमि वाला कानून, ज़मीन से जुड़ा कानून, यानी कि, और भूमि को हम कंसिडर करते हैं देश का कानून, यानी कि एक कानून है जो देश पे लागू हो रहा है और एक कानून है जो पर्सनल पे लागू हो रहा है, यानी कि पर्सन टू पर्सनल। पर्सनल लॉ को मतलब, पर्सनल लॉ का मतलब क्या, पर्सन पे लगने वाला, कि मेरे ऊपर लगने वाले पर्सनल कानून क्या है मेरे, ठीक है। तो कानून 2 प्रकार के होते हैं आपके।
तभी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा कानून लगता है, किस तरफ से लगता है, वो आप पे डिपेंड भी करता है। अब अच्छा, भारत में जो अगर हम बात करें कि भारत में एकता कैसे आती है, अगर हम इसको एकता में कन्वर्ट करना चाहें तो भारत में एकता आती कैसे है, भारत में कैसे एकता आई? सबको किसी एक कड़ी से जोड़ दो। सबको किसी एक कड़ी से जोड़ दो, हाँ, उस कड़ी को क्या कहेंगे इंडिया में? इस कड़ी को सबसे आज की डेट में राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद नहीं सर कंट्री में इक्वालिटी कैसे आती है? हाँ, सर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इक्वलिटी को लिए कैसे है भाई? डेमोक्रेटिक तुम भी हो, डेमोक्रेटिक मैं भी हूँ, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते। फिर इंडिया में जो एकता आती है ना, पता किससे आती है? बहुत बेसिक टर्म अगर देखें तो आते हैं क्रिकेट से, एकदम सही पकड़ा है, क्रिकेट से। ठीक है, अब क्रिकेट मैच हो रहा हो, ठीक है, कोई किसी के धर्म को मान रहा हो, नहीं मान रहा, किसी जाति का हो, किसी भी हो, क्रिकेट मैच देखना है यार। ऑलमोस्ट आ जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट आ जाती है, नहीं तो रेलगाड़ी से आ जाती है। रेलगाड़ी में सफ़र किया कभी लंबी दूरी का, तो उसमें सफ़र करो, फिर देखो कोई किसी को भी कुछ भी खिला रहा है, कुछ भी पिला रहा है कि लो खा लो पी लो, और चाचा भतीजे भांजा सब बन जाते हैं हमारे रिश्तेदार। ठीक है, और वहाँ से भी ना आए तो थोड़ी बहुत फ़्लाइट्स आ जाती है, अगर एयरपोर्ट कभी गए हों तो वहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो जो पहली बार एयरपोर्ट आए होते हैं ना, पहली बार वालों को शक्ल दी जाती है कि पहली बार एयरपोर्ट आया, तो उसको खुद पे खुद ही गाइड करने लग जाते हैं, अरे तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें यहाँ जाना, तुम्हें ये करना, वो खुद ही लग जाते हैं गाइड करने। ठीक है, या फिर आते हैं मूवी से, सिनेमा हॉल में जाओ, मूवी देखो और फिर चर्चा करते हुए निकलो। ठीक है, बैठ कर किसी मूवी पे चर्चा कर दी। आजकल वो मूवी चल रही है ना जय भीम, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले आजकल, तो बड़ी बेहतरीन 9.6 रेटिंग पे चल रही है, इतनी रेटिंग किसी को नहीं मिली आज तक की मूवी में। और या फिर करेंसी से, पैसा, कोई किसी का पैसा लेके भागे या करे कुछ भी करे पैसे का, तो उससे एक यूनिफॉर्मिटी हमारे यहाँ बन सकती है। और इसी बात में एक सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी एकता लाने की कोशिश करता है और उससे भी एकता आती ही है हमारे समाज में। ठीक है, और जब इस बात को लेकर के अब सोचो, इतनी प्रॉब्लम के साथ में ये तो भी छोटी ग्राम, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, भी देखना आगे। ऐसी बातों के सामने जब हिंदू कोड बिल लाने की बात अंबेडकर कर रहे हैं, ठीक है, अंबेडकर कर रहे हैं कि भाई हिंदू कोड बिल लाएंगे, ठीक है, और वो भी किन के सामने कर रहे हैं? जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूर्ण रूप से रूढ़िवादी इंसान है, पटेल, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, और एक तो टंडन साहब, ये सारे के सारे ऐसे लोग थे जो पूर्ण रूप से रूढ़िवादी थे। और इनके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, सबको इक्वल बनाएंगे। ठीक है, और जब उस असेंबली ने बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि भाई कैसे यूनिफॉर्मिटी लाओगे, कैसे आप इन सब, क्योंकि भारत जो है, भारत तो डिफरेंट मतलब बात को पहले तो डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ भारत में बसती हैं, क्योंकि सबके रिलीजन डिफरेंट टाइप के भारत में हैं। ठीक है, लेकिन अंबेडकर तो अंबेडकर थे, और अंबेडकर ने ये बात साबित की उस दौरान में कि कुल मिलाकर के 11 कानून ऐसे हैं जो पूरे भारत में और पूरे भारत के हर व्यक्ति पे एक समान रूप से लागू होते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता? हिंदू कोड बिल क्यों लागू नहीं हो सकता? ये बताओ। जब 11 हो रहे तो 12 भी हो जाए। ठीक है, ये बात भी थी, डिबेट तो बहुत खतरनाक हुई, लेकिन और ये भी कह सकते हैं कि इसको एक शब्द आता है निरक्षरक या फिर निरक्षरक, हाँ बड़ी लेट आया भाई, यानी कि एक कह सकते हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने निरशरीर विवेक का इस्तेमाल करते हुए बात बोली। निरशरीर, हाँ निरशीर कहते हैं, निरशीर विवेक का है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं दूध का, मतलब शब्द तो दूध का दूध, पानी का पानी, स्लोगन है एक तरह से। ठीक है, मतलब पानी, हाँ, तो उसकी बात उन्होंने की कि भाई इस व्यवस्था के रूप में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया हिस्सा? कौन सी? खस नाम की ट्राइब, क्या जगह का नाम था? जोनास बाबर प्रगना। प्रगना जो होता है, प्रगना उसको बोलते हैं, कबीले को, उसको ना जगह को बोल देते हैं प्रगना। अभी भी कई जगह दिल्ली में भी आप जाओगे ना, आउटर दिल्ली में और इधर क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में, कई जगह प्रगना चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे कि हम इन पे इवोल्यूशन की, कि जो ट्राइब व्राइब की हमने बात कर लिया, अब ट्राइब को देखने का हम थोड़ा इवोल्यूशन देख लेते हैं कि लीगल प्रोसेस का जन्म कहाँ से हुआ, जो लीगल लॉ है उनका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे कैसे आए, और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और थोड़ा सा मॉडर्न में भी किस तरह से कौन कौन से बिल या कौन कौन से कानून समय समय पर लागू होते गए। बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लीगल प्रोसेस। लीगल लॉ भी कह सकते हैं इसको, लीगल लॉज, ठीक है ना, या लीगल लॉ या लीगल प्रोसेस। और इसमें भी हम शुरुआत से देख रहे हैं, तो पहला जो इससे हम देखेंगे उसका वो है एंशिएंट इंडिया का। अब एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं इसमें, और एंशिएंट हिस्ट्री तो आप सबने पढ़ी ही होगी मेरे हिसाब से। तो किसी ने नहीं पढ़ी, कोई ऐसा है जिसने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी? ओके, 2 3 4, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा ना कि उस टाइम पर एंशिएंट हिस्ट्री में वेद चलते थे, तो पता ही होगा कि वेद था। तो 2 प्रकार से प्रथाएं चलती थी एंशिएंट हिस्ट्री में, एक होता है वेद और एक होता है जिसे बोलते हैं आप स्मृति, ठीक है, स्मृति। ये ईरानी वाली नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट इसे कोई ना करे। तो इनके ऊपर यानी कि अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो वेद, अब वेदों से कुछ ये चला करती है, जैसे कि मान लो वेद है, जो इंसान वेदों को मानेगा उसे क्या बोलेंगे? आस्तिक। और जो इंसान वेदों को नहीं मानेगा उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक, ठीक है। तो पहले वेदों की ही मान्यता मानी जाती थी, कुछ रूप में आज भी मानी जाती है, ठीक। और स्मृति जो हिस्सा है, स्मृति में एक प्रकार से कुछ कानून वाली व्यवस्था बनी, और कानून वाली व्यवस्था में सबसे खतरनाक जो सबसे प्रचलित जो व्यवस्था बनी उसे बोलते हैं मनुस्मृति। सुनिए मनुस्मृति, कल भी मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था ना अपने। मनुस्मृति, ठीक। अब जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में असल में जो मानव धर्म शास्त्र है, ठीक है, उसको जो श्लोक शब्दों में लिखा गया उसकी चर्चा इसमें की गई है कि किस किस प्रकार से कानून बनने चाहिए। जैसे मैं लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई कि अपर कास्ट क्या होगी, लोअर कास्ट क्या होगी, ये सिस्टम डिफाइंड किया गया उसमें, ठीक है। और कैसे किसको सज़ा दी जाएगी अगर मान लो कि किसी ब्राह्मण से कोई अपराध हो गया, किसी ब्राह्मण ने किसी व्यक्ति की जान ले ली, ठीक है। अगर मान लो किसी ब्राह्मण ने किसी शूद्र व्यक्ति की जान ले ली, तो ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं होगा, ठीक। उसमें गलती शूद्र की मानी जाएगी कि वो उसके सामने आए क्यों, ठीक है। और शूद्र ने, जैसे मैंने बताया था कि कई श्लोक का उच्चारण सुन लिया तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल देंगे, उसकी जीवा काट लेंगे, उसकी आंखें फोड़ देंगे, वो धन अर्जित करे उसके हाथ पैर काट देंगे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती थी। वैसे ही एक और स्मृति चलती है, इसका नाम है याज्ञवल्क्य, ठीक है। याज्ञवल्क्य ये स्मृति एक चलती है, और एक चलती है नारद स्मृति। जो यज्ञ होता है, यज्ञ के लिए बनाए गए कुछ विधान की बात इसमें की जाती है, ठीक है। और एंशिएंट टाइम में ही जो आपके बुद्ध और जैन हैं ये भी उभर कर सामने आए, एक बुद्धिस्ट आए और जैन आए, ठीक है। और कभी भी किसी नए धर्म की उत्पत्ति क्यों होती है, नए धर्म की उत्पत्ति क्यों होती है? और ये आप बात आप सब जानते हो कि जैन धर्म हो या बुद्ध धर्म हो, निकले तो हिंदू धर्म से ही है। ये बात तो लाजमी है एकदम, इसमें कोई दो राय ही नहीं हो सकती। तो किसी भी नए धर्म की उत्पत्ति होती क्यों है? बिल्कुल भाई, अगर पुराने धर्म में कोई समस्या है या पुराना धर्म जो है या जो भी धर्म चल रहा है, अगर उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं
जो किसी एक इंसान को या इंसानों के समूह को अच्छी नहीं लग रही है तो वो नए धर्म की अपनी उत्पत्ति कर लेता है, अपने नए धर्म का पालन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म सामने आए। और इसी बाद में आगे जा कर के बढ़ कर के जो सेकंड पॉइंट आपका आता है, इसे बोलता है मिडाइवल इंडिया। और मिडाइवल इंडिया में जो सबसे प्रचलित हिस्सा रहा वो रहा मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स का रहा सबसे प्रचलित हिस्सा। ठीक है, और मुस्लिम में जो धर्म ग्रंथ चलता था उन्हें बोलते थे शरीयत। ये था मुस्लिम का धर्म ग्रंथ की शरीयत, वो शरीयत को लेकर यहाँ पाए। इसे एक प्रकार से मुस्लिम लीगल सिस्टम भी बोलते थे। मुस्लिम लीगल सिस्टम, मुस्लिम लीगल सिस्टम भी इसे बोल रहे हैं। ये इसका धर्म ग्रंथ था, यानी कि किस प्रकार से चीज़ें व्यवस्थित की जाएंगी, मुसलमान में क्या क्या प्रचलित होगा, क्या क्या धार्मिक चीज़ें बनेंगी, उन सब की बात इसमें कर ली गई। क्लियर। और हालांकि इससे पहले भारत में कुछ शक भी आए, हूण भी आए, लेकिन उनका कोई उतना वर्चस्व मिला नहीं जिसको ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाए, या उन्होंने कोई बदलाव वाली स्थिति की नहीं, तो उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, या उनको वह समाज ने भी इग्नोर ही किया कि उसमें कुछ खास बदलाव नहीं रहे। और जो बदलाव यहाँ पे शुरू हुए या फिर मिडाइवल इंडिया में जो मुसलमानों के बाद से बदलाव रहे, ये 1772 तक चले। ये तकरीबन चले 1772 तक। इस समय तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए। और शरीयत को बोलते हैं डिवाइन लॉ। जो शरीयत है इसको बोलते हैं डिवाइन लॉ, यानी कि जो मुस्लिम का डिवाइन लॉ है ये है। इनके लॉज होते हैं। हाँ, डिवाइन लॉ का मतलब है देवीय विधि। हिंदी में से बोलते हैं देवीय विधि, यानी ईश्वरीय प्रक्रिया। देवीय विधि या ईश्वरीय प्रक्रिया भी इसको बोलते हैं। और मुग़ल एम्पायर में इस तरह से व्यवस्था बनी, जो आखिरी वो थे औरंगज़ेब की जब बात करते हैं, जिन्होंने इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया। ठीक है, शरीयत जो था, मुस्लिम धर्म में क्या था कि कुछ जो इनके कानून थे वो बिखरे थे जगह जगह पे, तो औरंगज़ेब थे वो उसको समेट करके एक साथ ले आए और समेट करके एक व्यवस्था के तरीके से व्यवस्थित कर दिया, और उसका नाम रखा फतवा आलमगिरी। अगर सुना हो तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। तो औरंगज़ेब ने, जो मुग़ल एम्पायर के थे, औरंगज़ेब, इन्होंने फतवा आलमगिरी इसकी व्यवस्था करी। और फतवा आलमगिरी की व्यवस्था में मतलब ऐसा कह सकते हो कि 3 स्टेजेस बना दिए। पहली स्टेज पे जो काजी होगा उसकी बात की गई, काजी की। अब मान लो कि किसी धार्मिक संस्था में, मतलब मुस्लिम धार्मिक संस्था में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तो पूरी तरह से कोशिश करेगा पहले कि काजी उसे अपने लेवल पे निपटा सके, ख़त्म कर सके। ठीक है, यानी कि पहले जो मामला देखेगा वो कौन देखेगा? काजी देखेगा। अगर काजी को लगे कि हाँ ये मामला भी इतना पेचीदा है जिसमें मेरा जो ज्ञान है वो कामयाब नहीं होगा या वो कम पड़ेगा, तो उसकी जगह पे कौन होगा? मुफ्ती। यानी कि उससे अपडेटेड वर्जन का क्या होगा? मुफ्ती का होगा, कि वो देखेगा, मुफ्ती देखेगा इस चीज़ को कि हाँ भाई इसका, यानी कि इससे बड़ी पदवी पे कौन बैठा है? मुफ्ती बैठा है। हाँ, ऐसा कह सकते हो। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। और कई बार ये अरेंजमेंट आ जाती है यूपीएससी में सीधा, कि वो बोलते हैं पहचानो कि कौन किससे हाईएस्ट पोस्ट पे अवेलेबल है। मौलवी तो आप ऐसे कह सकते हो जो शादी ब्याह की व्यवस्था को चलाता है, या छोटा मोटा किसी एक परिष्ठ, मतलब एक जैसे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर, हर मस्जिद के अंदर एक मौलवी मिलेगा, लेकिन कुछ समूह के मौलवी को मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा काजी। ठीक है, तो और उसके बाद जो अगर मुफ्ती को भी लगा कि हाँ भाई मेरे पास भी उस समस्या का हल नहीं है, तो फिर बनेगा सीधा क्या? नवाब। फिर नवाब की व्यवस्था कर दी गई कि नवाब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको स्टेप बाय स्टेप सेट किया गया, अरेंज किया गया।
और नवाब में जो बने, नवाब में यहाँ पोस्ट किसकी आ गई फिर ये औरंगज़ेब की। नवाब खुद औरंगज़ेब थे कि भैया हम रहेंगे, हम फिर फैसला देंगे या करवाएंगे और जो हमारा होगा वो माना जाएगा, उसे आप कोई रूप से या किसी भी बात में उसमें कोई विवाद नहीं होगा या कोई खंडित आप उसे नहीं कर सकते। इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई इनके द्वारा। मतलब सर उस टाइम पे ये यूनिवर्सल कोड कुछ इस टाइप से था। नहीं ना, आप ऐसे नहीं कहते यूनिवर्सल कोड इस टाइप से था, आप ऐसे कहते हो शरीयत है। ये शब्द शरीयत, शरीयत एक प्रकार का जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहा था, ये क्रिमिनल के लिए था। सर ये सब पे एप्लीकेबल था ना, मतलब हिंदू मुसलमान कोई भी? हाँ, मतलब उस दौरान में मिडेवल इंडिया में तो यही सबके लिए चलता था। हाँ, यही सब चलता था। और जो ये हो गया आपका सिविल हो गया, सिविल वाला जो मुद्दा हो गया इसमें, ये शरीयत वाला इसका, सिविल वाला जो मुद्दा हो गया, सिविल के अंदर कुछ सिस्टम था ही नहीं, यानी कि कोई कोडिफाइड सिस्टम था ही नहीं कि सिविल मामलों में क्या किया जाए। सिविल मामलों में ऐसे आपस में मिल मिलाकर के काम चला जा रहा था। ठीक है, हुआ कुछ नहीं हुआ तो ना सही कि दरबार में गए, जहाँ बना ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे पास, और जहाँ अपने ने बोला कि हाँ भैया ऐसा तुम कर दो, ऐसा तुम कर दो, काम खत्म हो गया। लेकिन जो क्रिमिनल मामले थे उनमें इस तरीके से सिस्टम में काम चल रहा था। ठीक, यहाँ तक कैसे समझ में आया? इसके बाद जो मुग़ल एम्पायर था उसमें जो औरंगज़ेब थे उन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे कानून बने हुए थे मुस्लिम लॉ के, उनको एक साथ कंपाइल किया और एक साथ कंपाइल करके उसको नाम दिया क्या, फतवा आलमगीरी। ठीक है, उसका एक नाम दे दिया फतवा आलमगीरी। और इस फतवा आलमगीरी में क्या किया, एक व्यवस्था बना दी कि भाई पहले काजी होगा, जो काजी अपने लेवल पर मामलों को निपटाने की सुलझाने की कोशिश करेगा। अगर काजी को ऐसा लगे कि भाई वो मामला नहीं सिमटा पा रहा, नहीं सुलझा पा रहा है, तो फिर उसके बाद वो किसके पास जा सकता है, सीधा मुफ्ती के पास जा सकता है। और मुफ्ती के पास ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा ज्ञान होगा, और मुफ्ती अपने पावर, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उस विवाद को निपटाए। ठीक है, और अगर वो भी लगे कि वो भी सक्षम नहीं है उस चीज़ को, उस समस्या को निपटाने के लिए या उस क्राइम के ऊपर बात करने के लिए, तो फिर उससे ऊपर वाली पोस्ट पे कौन बैठा है, नवाब। और नवाब खुद औरंगज़ेब ही है। फिर तो भाई देश का राजा है एक प्रकार से, और राजा की तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, एक राज्य का राजा है तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। मतलब वो तो बादशाह है, लेकिन शब्द तो नवाब दिया गया ना कि भाई हम यहीं से शुरुआत करते हैं नवाब की, कि भाई मैं नवाब, मतलब इसके हिसाब से तो ये नवाब बनेगा। ठीक है, वो एक पोजीशन मान के चलो कि भाई पोजीशन दे दी गई जिस पे वो खुद बैठा है। अगर कभी वो अवेलेबल नहीं तो वो किसी अपने खास व्यक्ति को उस पर बिठाएगा। 1772 का क्या है? 70 मतलब ये जो मिडेवल टाइम चलता है वो 72 तक देखा गया, उसके कानून जो देखे गए 72 तक देखे गए। उसके बाद में जो ब्रिटिश इंडिया है उनके कानून ज़्यादा आने लगे। अब उस पर हम जा रहे हैं। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस किस प्रकार से कानून लेकर के आया, उसकी कोडिफिकेशन करना शुरू किया। अब उस पर चलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो आज भी नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें कम से कम मुझे लगता है 2 क्लासेस और लगेंगी। टॉपिक बहुत बड़ा है, अंदर तक बहुत कुछ निकला, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कुछ भी है, वो आप समझ लो, एक बार में ही ख़त्म करो इस टॉपिक को। और आगे आने वाले समय में ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि इसके ऊपर या इसके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग में हो या प्रीलिम्स में हो, या आपसे इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको एक बेहतर समझ डेवलप होनी चाहिए। आज आप दोनों का हालत भी देख के लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि नींद में और समझ में ना आए। हाँ, समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रिकॉर्डिंग पे ही है। आज तो समझ में आया तो दोबारा देख लेना। और मैं तो ये कहूँगा एक बार ज़रूर देख लिया करो, बाद में भी ना बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि कई बार होता है चीज़ें निकल जाती हैं। चलो, और एक बार नोटिस की, आज मजाक भी कम है क्लास में, है ना? हाँ, मजाक करते करते थोड़ा सा हंसी मजाक में चीज़ चल जाती है तो अच्छा लगता है। चलो, 1765 का समय, और यहाँ हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से जो
कानून है, कानूनी व्यवस्था को लाना शुरू किया और किस तरह से बनाना शुरू किया। तो 1765 के समय में, उसके आसपास के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, जो सिविल राइट्स थे, सिविल राइट्स ले लिए। और कहाँ के सिविल राइट्स लिए, कोई बताएगा? बिल्कुल, यहाँ पे सिविल राइट्स कहाँ के ले लिए? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, इनके सिविल राइट्स अपने कब्जे में ले लिए। और इसमें आप कह सकते हो कि वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो सब का सब उनके कब्जे में, टैक्स वैक्स का सब उनके कब्जे में आ गया। और इस बात को लेकर के देखो, जब ऐसे पैसे की बात आती है तो पैसे को लेकर करप्शन का मुद्दा तो आ ही जाता है। जहाँ पैसा वहाँ करप्शन ना हो ये संभव भी नहीं है, ठीक है? हैं? हाँ, वही तो बात कर रहे हैं हम। मतलब सिविल राइट्स कह लो, डिवाइन राइट्स कह लो एक प्रकार से, ठीक है? तो जब ये हो गया और पैसे का मुद्दा आया, करप्शन का मुद्दा बढ़ा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाकों में दर्द होने लगा कि यार पैसा भी घूम रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन पैसा प्रॉपर आ नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो चोरी हो रही है, और चोरी तो होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने एक व्यक्ति को, यानी कि अपने एक ऑफिसर को जो पहले भारत में रह के जा चुका था, नाम था वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग को 1772 में बुलाया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं और आप लोग बड़े बड़े उसमें लिखते रहना। वॉरेन हेस्टिंग को 1772 में वापस बुलाया कि भाई आ जाओ और आ करके यहाँ की व्यवस्था को थोड़ा सा संभालो, सुचारू रूप से चलाओ, कि जो करप्शन है 72 में आए थे, और उसके बाद 74 तक में उन्होंने थोड़े से काम करने शुरू कर दिए थे। और इन्होंने आकर के यहाँ पर दिया अपना जुडिशियल प्लान यहाँ पर बनाया, मतलब जुडिशियल प्लान की व्यवस्था जो इन्होंने करवानी शुरू की वो इन्होंने की थी, ठीक है ना? कि जुडिशियल प्लान बनाने इन्होंने शुरुआत कर दिया। जब ये प्लान बनाना शुरुआत कर दिया और आए थे बेसिकली करप्शन को रोकने के लिए। और ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि जिनको करप्शन रोकने के लिए बुलाया गया था, ये पहले ही बहुत ज़्यादा करप्शन करके इंग्लैंड वापस गए थे। और जब ये वहाँ पहुँचे थे इंग्लैंड में, तो ऐसा बोला गया था कि ये ना कपड़ों के लाट होते हैं, बड़े बड़े जो गठरी होती है, इनको बांध लेते हैं, तो उनको बोला जाता था गठरी को लाट। तो ये पैसों की ऐसी लाट लेकर के इंग्लैंड पहुँचे थे। तो और सीनियर थे तो बोलते थे इनको साहब, क्या बुलाते थे, तो इनके लिए नाम शुरुआत करी वो शब्द की कि लाट साहब आए हैं, लाट साहब। वहीं से टर्म जो था कहते हैं लाट साहब हो रहा है ज़्यादा, तो लाट साहब का टर्म भी इन्हीं की वजह से शुरुआत हुई थी इनको। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने खुद करप्शन किया बहुत ज़्यादा और बहुत पैसा कमाया, और फिर इन्हीं को करप्शन रोकने के लिए वापस बुलाया। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात भी हुई थी उस समय, लेकिन खैर हम तो उस समय थे नहीं भाई। हाँ, प्रियांशु शायद रहा हो तो रहा हो, अलग बात है। हैं? क्या है ये वाला? वॉरेन हेस्टिंग, इसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। फिर से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिविल राइट्स थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के वो ले लिए, जिससे उनके हाथ में वहाँ का रिवेन्यू सिस्टम, लैंड रिफॉर्म सिस्टम, ये सब आ गया। अब जब सिस्टम आ गया तो इसका मतलब जो पैसा है वो ज़्यादा आने लगा, और जहाँ ज़्यादा पैसा आएगा वहाँ करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और करप्शन बढ़ेगा तो उसे रोकने के लिए कोई तो चाहिए, और ऐसा चाहिए जो उसको जानता हो, जगह को बेहतर तरीके से जानता हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब दुखी हो गई इस बात से, तो उन्होंने 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बुलाया, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने आकर के जो जुडिशियल प्लान था वो सिस्टम बनाया कि भाई वो किसके लिए आए थे, करप्शन रोकने के लिए आए थे, कि हाँ भाई हम करप्शन रोकेंगे और करप्शन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? और ये बात ध्यान रखना कि यही लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो यही बने थे। गवर्नर जनरल, ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं है अभी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कह सकते हैं, बंगाली कह सकते हैं, उनके गवर्नर जनरल ये बने थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। फिर 1773 में 1773 में आगे चल करके इन्होंने एक चीज़ और इस्टेब्लिश की जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये लिखा है। रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए, और रेगुलेटिंग एक्ट से ही इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया क्या, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही। उसके बाद 1781 में ये रेगुलेटिंग एक्ट को फिर लाए।
वापस से रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। और जो जुडिशरी प्लान था, तो जुडिशरी प्लान में समझो क्या हो गया, क्या किया, इस जुडिशियल प्लान का एक सिस्टम बनाया इन्होंने। और सिस्टम कैसे कि जो कोर्ट का प्रोसीजर है, एक तरफ होगा कोर्ट, तो 1781 में हाँ 1781 में कोर्ट होगा, और एक तरफ होगा जो क्रिमिनल है। क्रिमिनल केस में काम करेगा जो मुस्लिम वाला लॉ है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो वाला लॉ इसमें काम करेगा। क्रिमिनल केस में मुस्लिम लॉ ऐसे ही चलेगा। समझे? कोर्ट तो है, और कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है सिविल के लिए। कोर्ट का जो प्रोसीजर चल रहा है किसके लिए? सिविल मामलों के लिए, ठीक। और उसमें सिविल मामलों में जो उससे अलग जो क्रिमिनल मामले होंगे उसके लिए किसका लॉ चलेगा? मुस्लिम लॉ। और सिविल मामलों में भी दो प्रकार के मामले आएंगे, एक मामला होगा हिंदू का और एक मामला किसका होगा? मुस्लिम का, ठीक। तो इनके मामले नॉर्मली ऐसे निपटा लेंगे, लेकिन क्रिमिनल केसेस में चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, चलेगा कौन सा वाला लॉ? मुस्लिम लॉ। वो दोनों पे अप्लाई कर दिया, ठीक। बताता हूँ, सुनो। देखो 1772 में जुडिशियल प्लान बना था, ठीक है। उस जुडिशियल प्लान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया था कि कोर्ट बनाया जाएगा, और कोर्ट के अंदर दो प्रकार के मामले होते हैं। एक मामला होता है सिविल मामला, ठीक है। तो सिविल मामले में भी दो प्रकार के लोग जाएंगे, एक जाएगा हिंदू, एक जाएगा मुस्लिम। तो उन पे जो मामले लागू होंगे वो नॉर्मली जो कोर्ट में उस समय पे कानून डिसाइड किया जाएगा वो दोनों पे लागू हो जाएंगे, समझे। और एक मामला होता है कौन सा? क्रिमिनल मामला, सिविल की जगह पर। तो कोर्ट के अंदर, हाँ भाई, कोर्ट में तो जाएगा ना क्रिमिनल मामला। अगर तुम किसी का चक्कू मार के खून कर दोगे तो कोर्ट में जाओगे, नहीं जाओगे? तो ये क्रिमिनल जो मामला होगा, इसके अंदर जो लॉ चलेगा वो कौन चलेगा? मुस्लिम लॉ। इसमें मुस्लिम लॉ काम करेगा। हाँ, तो ये जो अभी जो मिडाइवल हिस्ट्री में बताया ना वो वाला लॉ, अब जो मुस्लिम लॉ है ये दोनों पे लागू हो जाएगा, ये भी हिंदू पे भी और मुस्लिम पे भी। क्रिमिनल मामला इससे निपटा जाएगा पूरा। और जो ये है, देखो सिविल मामले में क्या हो रहा है, जो हिंदू प्रथाएं हैं, हिंदू की अपनी प्रथाएं, इनको उससे निपटाओ, और जो मुस्लिम प्रथा है इनको उससे निपटाओ। समझ में आया इससे? देखो समझो, सिविल मामले में भी दो बंदे जाएंगे, एक हिंदू कम्युनिटी जाएगी, एक मुस्लिम कम्युनिटी जाएगी। क्रिमिनल मामले में भी हिंदू कम्युनिटी जाएगी, मुस्लिम कम्युनिटी जाएगी, ठीक है। तो जो क्रिमिनल मामले होंगे उसमें हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों पे मुस्लिम लॉ ही लागू होंगे, ठीक। लेकिन जो सिविल मामले होंगे उनमें क्या किया गया, जो हिंदू होंगे, हिंदू की जो अपनी प्रथाएं चल रही हैं वो उस पर लागू हो जाएंगी, और जो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम की जो प्रथा चल रही है वो उस पर लागू हो जाएंगी। क्लियरिटी बनी? चलो हाँ, बना लो, उसको ड्रॉ कर लो। कथनी और करनी में फ़र्क होता है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। हाँ आजकल मैं हिंदी पे थोड़ा रिसर्च ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मन करता है तो मैं लिख देता हूँ कि चलो लिख देते हैं कुछ, कोई अच्छा मिलता है क्या। कभी समय मिलेगा तो बांटेंगे फिलॉसफी पे ज्ञान, ठीक है। और कोशिश करेंगे आज शाम को ही आपकी वो वाली क्लास शुरू करवानी है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाली है। क्या हुआ? एक सेकेंड, अच्छा ये वाला नहीं, वो हाँ पीछे कर्टन डलवा है, अभी ऐसे चलने दो इसको ना, ये बाबा जूम तो नहीं हो रहा था, ठीक है बढ़िया है। इस पर कुछ पोस्टर लगवा देंगे, कर्टन लगवा दो, ये कर्टन यहाँ तक हो गया। अब
हाँ वही लगवाएंगे। उसका भी तो बात है। अब इसमें एक और चीज़ चलेगी, अभी तक ये चल रहा है ये वाला जुडिशल प्लान, ठीक है, लेकिन इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में इसको वापस से रेगुलेटिंग एक्ट रिवाइज किया गया, अपडेट किया गया। तो 1781 में सिस्टम कैसे बनाया, 1781 में जो सिस्टम बना वो कैसे बना, उसमें देखो। सही जुडिशियल प्लान कब लाया था? 77 अरे 77 का। ठीक। अब जो इस 1781 में जो अपडेट हुआ, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, अब उसकी बात लिख रहा हूँ। तो इसमें ऐसा मानो कि जो सिविल राइट है, दिखाई दे रहा है, जो सिविल राइट है, सिविल राइट में भी दो प्रकार के राइट है। एक हो गया हिंदू का, ठीक है, जो हिंदू का चलेगा वो वैसे ही चलेगा, कोई समस्या नहीं थी इसके अंदर। जो मुस्लिम का चलेगा वो वैसे ही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक। एक बदलाव अलग से किया गया कि जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं वो तो हिंदू में आ गए, मुस्लिम को मान रहे हैं मुस्लिम में आ गए, लेकिन कुछ अदर रिलीजन वाले भी तो थे, यहूदी, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, उनका क्या करोगे? तो अदर रिलीजन के लिए अलग से कानून बनाया गया। अदर रिलीजन के लिए क्या कर दिया, यहाँ कानून में हल्का सा बदलाव कर दिया और इनको बोल दिया कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ये चलेगा। कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और हैं बता रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ में धीरे धीरे है, हाँ 1781 में ये व्यवस्था की। देखो 1772 में जुडिशल प्लान इस तरह से आया, उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। उसके बाद में इसी रेगुलेटिंग एक्ट को अपडेट किया 1781 में, ठीक। अपडेट करने के बाद में ये प्लान इस तरह से बना कि जो सिविल मामले होंगे उसमें हिंदू का वही चलेगा, मुस्लिम का वही चलेगा, लेकिन जो अदर रिलीजन वाले होंगे उनके लिए इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा मामला, जो इंग्लिश कानून कहता है, ठीक है। साथ में जो क्रिमिनल केस हो गए, अब जो क्रिमिनल वाला मुद्दा हो गया इसमें, अब मैं क्रिमिनल को ऊपर लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर।